गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए हम लोग सर आज हेरोल्ड, गुड इवनिंग। आज हम हेरोल्ड गार्फिंकल, यहाँ लिखा भी है, और इनका है एथनो मेथोडोलॉजी कॉन्सेप्ट। ये लिख लीजिए, इसको लिखिए, शायद कल लिख भी लिए होंगे। ये मिलाने के लिए आएगा ऐसा क्वेश्चन, जैसे फेनोमेनोलॉजी और एथनो मेथोडोलॉजी ये सब एक तरफ लिखा होगा, उस तरफ होगा इनका हेरोल्ड गार्फिंकल और अल्फ्रेड सूज। ज्यादातर यही पूछता है, ठीक है। तो आगे लिखिए, हेरोल्ड गार्फिंकल को, इसका हिंदी होता है, लिख लीजिए, निर्जाति पद्धति शास्त्र। समझाता हूं मैं क्या होता है ये निर्जाति पद्धति शास्त्र। ठीक है, लिखिए हेरोल्ड गार्फिंकल को निर्जाति पद्धति शास्त्र का, हेरोल्ड गार्फिंकल को निर्जाति पद्धति शास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। पिता या जनक कहा जाता है। लिखिए आगे थोड़ा, फिर इसको क्लियर करेंगे। निर्जाति पद्धति शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, निर्जाति पद्धति शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है ग्रामीणों और जनजातियों के विधि और जनजातियों के विधि या तौर तरीकों का, जनजातियों के विधि या तौर तरीकों का अध्ययन, अध्ययन जो उसके सामाजिक संरचना का निर्माण, जो उसके सामाजिक संरचना का निर्माण और उसकी निरंतरता सुनिश्चित करता है, और उसकी निरंतरता सुनिश्चित करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, निर्जाति पद्धति शास्त्र एक, निर्जाति पद्धति शास्त्र एक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है। निर्जाति पद्धति शास्त्र एक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है जो सामान्य लोगों, सामान्य लोग कौन हुए, जैसे ट्राइब, ग्रामीण समुदाय, अशिक्षित लोग, मतलब जहां पर विकास और डेवलपमेंट जो होता है ना, ये जो मॉडर्न चीज जो भी आप देख रहे हैं, ये नहीं पहुंचा है, ठीक है। उसी तात्पर्य यहाँ वही है, सामान्य लोगों से। आम आदमी मत समझ जाइएगा। सामान्य लोग के दिन प्रतिदिन क्यों ऐसा करते हैं वो मैं बताऊंगा कि क्या रीजन है, उनके ही बारे में क्यों एथनोलॉजी बात करता है। के दिन प्रतिदिन, के दिन प्रतिदिन के अनुभवों, के दिन प्रतिदिन के अनुभवों एवं तौर तरीकों का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। देखिए निर्जाति, इसका मतलब समझिएगा, निर्जाति पद्धति शास्त्र। देखिए ऐसे है, निर्जाति पद्धति शास्त्र। शास्त्र क्या है? अध्ययन, अध्ययन करना, अध्ययन। पद्धति क्या है? मेथड। और ये कोई एथनिक ग्रुप, या फिर समझने के लिए आप समझिए,
बिल्कुल ही ट्राइबल सोसाइटी, जहां अभी तक कोई विकास नहीं पड़ा है, उसके रहन सहन का पद्धति का जो उसको अध्ययन करने के लिए हम जो मेथड अपनाते हैं, जो पद्धति अपनाते हैं ऐसे समाज को जानने और समझने के लिए, वही है निर्जाति पद्धति शास्त्र। एक सेकंड रुकिएगा, एक बच्चे का रिक्वेस्ट आ रहा है। गुड इवनिंग विजेंद्र। ठीक है, देखिए निर्जाति पद्धति शास्त्र बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको पूछते हैं। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मैं एक आसान सा सवाल पूछता हूँ, बाल विवाह जो है वो सही है या गलत? मैं कह देता हूँ, आप दोनों कहेंगे, आप लोग जो भी हैं वो कहेंगे कि ये गलत है। बिल्कुल गलत है, मैं भी मानता हूँ। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि हम लोग इसको अपने दृष्टि से देखते हैं, संविधान की दृष्टि से देखते हैं, आधुनिकीकरण की दृष्टि से देखते हैं। हमें सिखाया गया, बताया गया, डेली प्रचार में, टीवी में ऐसा बताते हैं कि हाँ बाल विवाह गलत है, बच्चे बड़े नहीं हो पाते हैं, उनका लड़कियों का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है और उनकी शादी कर दी जाती है, बहुत तरह का चीज बताया जाता है, इसलिए हमारा ऐसा विचार बन गया है। लेकिन आज भी राजस्थान में एक पर्व होता है अक्षय तीज, ठीक है, उसमें सामूहिक बाल विवाह होता है, मतलब बहुत से लड़के लड़कियों का बाल विवाह होता है। अब आप लोग सब समाज शास्त्र के विद्यार्थी है, मैं भी समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं उस गांव में जाऊं और सबको बोलूं अगर कि देखिए ये गलत है, आप बच्चों की जो शादी कर रहे हैं ना ये गलत है, तो गांव का आदमी क्या कहेगा? गांव का आदमी यही कहेगा ना कि देखिए जब मेरा बेटा 20-22 साल, 21 साल, 18-19 साल का हो जाएगा और किसी लड़की को छेड़ेगा तो आप तो पुलिस पकड़ेगा तो आप बचाएंगे उसको? आप गारंटी लेते हैं? मेरा बेटा अगर कोई गलत काम करेगा कल को बड़ा होके, तो आप हम तो इसलिए शादी कर दे रहे हैं ना कि मतलब ठीक है शादी कर दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये लोग जब बड़े हो जाएंगे तो रहेंगे साथ में, बचपन में ही शादी कर दिए, ठीक है, तो कल को अगर इस उम्र में छेड़ेगा, कोई पुलिस केस होगा तो आप गारंटी लेते हैं? अब आप बताइए, आप लोग कोई गारंटी लीजिएगा? नहीं लीजिएगा कोई गारंटी, हम भी नहीं लेंगे, कोई नहीं लेगा। तो उनका जो जो भी वो काम कर रहे हैं अपने गांव में गलत ही कर रहे हो, आपको हमको गलत लग सकता है, लेकिन उनका अपना सोच है, उसके लिए अपने उनके नियम है, उनकी अपनी कहानी है, आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते। ये जो अब तक देखिए, कल भी मैंने पढ़ाया था प्रघटना शास्त्री में, वो भी प्रत्यक्षवादियों का आलोचना करते हैं, तो ये भी प्रत्यक्षवादियों का आलोचना करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि प्रत्यक्षवादी साइंस अप्लाई करके देखता है, बड़े यूनिवर्सिटी में देख लेता है और समझता है उस दृष्टि से, और साइंस की दृष्टि से आता है समाज को समझने। एथनो मेथोडोलॉजी कहता है नहीं, विज्ञान की दृष्टि से मत देखिए, आपको समझाने की जरूरत नहीं है किसी को, आप गांव में रह के उसको समझिए और उनसे आप खुद सीखिए। क्या मेरी बात कुछ क्लियर हो पाई? आगे और बताऊंगा। हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए विजेंद्र। हाँ चलिए ठीक है, आगे लिखिए। लेट से ज्वाइन किया तो एक आधा पेज छोड़ दो और उसके बाद लिखना शुरू करो, जो लेट से ज्वाइन किए। लिखिए, निर्जाति पद्धति शास्त्र मानता है, निर्जाति पद्धति शास्त्र मानता है अनुभव सर्वोपरि है। निर्जाति पद्धति शास्त्र मानता है अनुभव सर्वोपरि है। जनजातियां जनजातियां सदियों से अनुभव के आधार पर, जनजातियां सदियों से अनुभव के आधार पर कुछ वास्तविकताओं को सुनिश्चित कर लेती है, कुछ वास्तविकताओं को सुनिश्चित कर लेती है। कहने का मतलब है कि उनका अपने जीवन में जो समस्या आता है उसका अपना तौर तरीका है उसको डील करने का, ठीक है, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है उसको कि ये पेट दर्द किया तो ये दवा लेना है, उसका अपना तरीका है, पेट दर्द किया तो क्या करना है, ऐसे बैठ जाना है, सब चीज को डील, शादी का अपना तरीका है उसका, चीजों को डील करने का, उसको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए आप लोग शायद जानते हो ना हो, मुझे अचानक एक उदाहरण याद आ गया, सुनामी आया था भारत में 10 बरस पहले, भारत के पूर्वी तट पे, दक्षिणी पूर्वी तट पे
लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन अंडमान निकोबार में जो जनजातियां रहती थी, जरावा ट्राइब और कई लोग, कई जनजातियां ऐसे, उसमें से एक आदमी भी नहीं मरा था। सोचिए, हम लोगों के पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, सैटेलाइट है, और पता नहीं कौन कौन सा वार्निंग सिस्टम हमने लगा के रखा है कि सुनामी आएगा तो तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन उसको कैसे पता चला? इसका मतलब उसके पास अपना कुछ तौर तरीका है ना जानने का कि हाँ सुनामी आना है। सुनामी आने से कुछ देर पहले ही पूरा का पूरे जनजाति के लोग ऐसी जगह पे चले गए जहां उनकी जान बच गई। ठीक है, तो उनका अपना तौर तरीका है हर चीज से डील करने का। आगे लिखिए। सदियों से अनुभव के आधार पर कुछ वास्तविकताओं को सुनिश्चित कर लेती है। ठीक है, और लिखिए, और उन्हें बनाए रखने के लिए, और उन्हें बनाए रखने के लिए कुछ नियम, और उन्हें बनाए रखने के लिए कुछ और तौर तरीके नियम और तौर तरीके, पद्धतियां विकसित कर लेती है। वही बाल विवाह का बताया ना, तो पता है गलत है, लेकिन उसने अपना नियम बना लिया कि नहीं, अपना सोच बना लिया है कि इससे लड़का कोई छेड़ेगा नहीं, अगर शादी कम उम्र में कर देंगे, बेटी की भी शादी कम उम्र में कर देंगे, तो उनको लगता है ये अच्छी बात है, अपने घर पहले ही चली जाएगी, एडजस्टमेंट का कोई दिक्कत ही नहीं। कहते हैं ना कि बेटी गई फिर एडजस्ट नहीं हो पा रही है, अब कोई 6-7 साल की बच्ची का शादी करके उसको ससुराल भेज दे, तो उसको बचपन से ही उसी घर में रही है, उसको लगेगा कि यही मेरा घर है, यही मेरा घर है, वो बचपन से ही उसी घर में एडजस्ट हो जाएगी। तो वही उनका अपना तौर तरीका है, अपना नियम है, अपना सोच है, कि इसी को एथनो मेथोडोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, तौर तरीके और पद्धतियां विकसित कर लेती है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, एक पेज छोड़ के लिखिए जो नए ज्वाइन किए हैं। समाजशास्त्री को समाजशास्त्री को इन्हीं तौर तरीकों का समाजशास्त्री को इन्हीं तौर तरीकों का अध्ययन करना चाहिए। इन्हीं तौर तरीकों का अध्ययन करना चाहिए कि कैसे ये तौर तरीके सामाजिक वास्तविकता को कि कैसे ये तौर तरीके सामाजिक वास्तविकता को बनाए रखने में मदद करते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग इसी को सच मान लेते हैं कि यही सच है, और इसको मेंटेन करने के लिए कुछ नियम बना लेते हैं, और नियमों का क्या काम है? जो सच मान चुके हैं उसको मेंटेन करना। एक तो सच मान लिया, फिर नियम बना दिया कि ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे, और जब नियम बना दिया तो नियम बन जाने के बाद क्या होता है, जो सच मान लिए हैं उसको मेंटेन करता है। ठीक है, उसको मेंटेन करता है। और जो ये निर्जाति पद्धति शास्त्र है, हम उन्हीं नियमों का अध्ययन करते हैं समझने के लिए। ठीक है, आगे लिखिए। गारफिंकल अनुभवों के आधार पर विकसित सामाजिक वास्तविकता को आत्मवाचक क्रिया कहते हैं। ये पूछ सकता है, समझाऊंगा अभी कि कौन इसे आत्मवाचक क्रिया कहते हैं। देखिए, एक ऐसा हमेशा नहीं होगा, एथनो मेथोडोलॉजी में अगर कहीं फंस रहे हो ना निर्जाति पद्धति शास्त्र में एग्जाम में कि कौन है, नहीं, अगर ऑप्शन में हारोल्ड गारफिंकल है तो रिस्क आप ले सकते हैं, 90% चांस है कि वही होगा उसका आंसर। ठीक है, लिख लीजिए। गारफिंकल अनुभव के आधार पर विकसित सामाजिक वास्तविकता को आत्मवाचक क्रिया कहते हैं। लिखिए आगे। आत्म से तात्पर्य है जो हम अपने बारे में सोचते हैं, इंसान का एक बार जो अपने बारे में, बड़ा मजा आएगा आपको जान के, भी एक चीज बताऊंगा मैं। इंसान का एक बार जो अपने बारे में धारणा बन जाए, एक सेकंड, थोड़ा गलती हो गया। आत्म से तात्पर्य जो हम अपने बारे में सोचते हैं, हाँ ठीक ठीक सही है। इंसान का एक बार जो
अपने बारे में धारणा बन जाए, अपने बारे में धारणा बन जाए, उसे निकालना या उसे निकालना या बदला नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। देखिए आप लोग अपने मन में सोचिएगा, ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं, बस मन में सोचिएगा। तो आप लोग का अपने बारे में मन में कहीं ना कहीं धारणा होगा कि मैं बहुत सुंदर हूं, या मैं बहुत दिखने में अच्छा हूं, ठीक है, मेरे बाल बहुत सुंदर है। कोई कितना भी कुछ कह देना, आपका जो एक बार धारणा बन गया कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, तो आपको हमेशा लगेगा, अगर कोई आपको रिजेक्ट भी कर देना तो आपको यही लगेगा करे उसको सुंदरता का फर्क ही नहीं है। अगर आपको अपने, या तो फिर अगर किसी को ऐसा भी धारणा बन सकता है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मुझसे नेट क्लियर नहीं हो पाएगा, ऐसा धारणा बदलना बहुत मुश्किल होता है, वो हमेशा के लिए धारणा रह जाता है। उसको हमेशा वैसा ही लगता है, अरे मैं कोई भी काम करता हूं तो मुझे असफलता ही मिलता है। ठीक, ऐसा अगर धारणा बन गया तो वो हमेशा, उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा होता है कि नहीं? हैंड रेस कीजिए, विजेंद्र, अपना आप हैंड को ऑफ कर लीजिए, ठीक है, ऐसे मुझे लगता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा आप लोगों को लगता है कि नहीं? अब हैंड रेस करके बताइए हाँ या ना। वो ये पता नहीं चल पा रहा था सर, इसीलिए। अच्छा, चूंकि एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, हैंड अपना ऑफ करो। आप लोग हैंड रेस कीजिए जो भगवान को मानता है, हाँ भगवान होते हैं। विजेंद्र भगवान को मानता है, प्रज्ञा नहीं मानती है भगवान को, चलो कोई बात नहीं। आप लोग में से आप दो लोग हैं जो भगवान को मानते हैं। एक सवाल पूछता हूं, सच सच जवाब दीजिएगा। आपने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, मान लीजिए भगवान, तो क्या भगवान को मानना छोड़ देंगे आप? विजेंद्र बोलो। नहीं। नहीं छोड़ोगे ना, वही बात मैं कह रहा हूं। एक बार धारणा, अगर तुमने कोई मन्नत मांगा, हे भगवान ऐसा मन्नत है, पूरा हो गया तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, अगर तुम भगवान को मानना नहीं छोड़ते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा धारणा बना हुआ है कि भगवान सर्वोपरि है, भगवान चीज, तुम अपने आप में ही कभी ढूंढने लगोगे, अरे हम ही अच्छे से नहीं पढ़े, भगवान तो है ही, इसीलिए हम पास नहीं हुए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आज से भगवान है ही नहीं, ऐसा धारणा नहीं होगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हैंड रेज कीजिए। रंजीत जी समझ नहीं रहे? समझ पाए मेरी बात को? हाँ चलिए, यही गार्फिंकल अनुभवों के आधार पर विकसित सामाजिक वास्तविकता को आत्मवाचक क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे लिखिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति, किसी को लिखवा भी देता हूं, मैंने लिखा था, जैसे अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है, विजेंद्र हाथ, हैंड को ऑफ कर लो। जैसे अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है, या कोई नास्तिकतावादी है जो भगवान को नहीं मानता है, उसके सामने साक्षात भगवान भी खड़े हो जाते, बोलेगा नहीं, आप क्या पता आप भगवान हो कि नहीं हो, कौन हो? जो भगवान को नहीं मानता वो किसी भी सूरत में नहीं मानेगा, ठीक है। या कोई नास्तिकतावादी, उनका ये धारणा या विश्वास, उनका ये धारणा या विश्वास हर हाल में बनी रहेगी, जो धारणा है वो बनी रहेगी। बहुत रेयर केस में कभी ऐसा हुआ कि चमत्कार हो गया, ऐसा आपने देखा होगा, वो एथनो मेथोडोलॉजी की दृष्टि से नहीं है, ये धारणा को बोलता है, जो मानेगा वो उसका धारणा बना रहेगा। आप लोग को एग्जाम्पल सही बताया, हर हाल में बनी रहेगी। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति ईश्वर से मन्नत मांगता है, ईश्वर से मन्नत मांगता है कि वो अगर, उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति ईश्वर से मन्नत मांगता है कि वो अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा,
तो लड्डू चढ़ाएगा। कोमा देके लिखिएगा, परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के बावजूद भी, परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के बावजूद भी वो ईश्वर में अपना, परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के बावजूद भी वो ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखता है, ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखता है। वे अपने आप को ब्रैकेट में लिखिए आत्मवाचक, अपने आप को आत्मवाचक ब्रैकेट में, अपने आप को समझा देता है कि, वो अपने आप को समझा देता है कि ईश्वर ने तो कृपा की ही होगी, ईश्वर ने तो कृपा की ही होगी, मेरे ही प्रयास में कमी रह गई होगी, मेरे ही प्रयास में कमी रह गई होगी। सोचिए धारणा कितना स्ट्रांग होता है। चलिए पैराग्राफ आगे लिखिए। प्रत्यक्षवाद का की आलोचना करेगा। प्रज्ञा, प्रज्ञा बताओ। फ्रैंकफर्ट स्कूल, आलोचनात्मक स्कूल, ये जो बताया था उसका ये विरोध करेगा या समर्थन करेगा? प्रज्ञा। यस सर, आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है सर, इधर ब्रेक करके आ रही है आवाज। अरे ठीक है, ऑफ कीजिए, मैं बोल देता हूँ। लिखिए, जो छूट जाए उसको बाद में लिख लीजिएगा। गार्फिंकल प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं। जो अनुभव पे बेस्ड आदमी होगा वो क्यों मानेगा प्रत्यक्षवाद को? नहीं मानेगा, किसी और की दृष्टि से क्यों देखेगा जब खुद ही अनुभव कर रहा है तो। गार्फिंकल प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं। इनके अनुसार, इनके अनुसार सामाजिक तथ्य स्वयं व्यक्तियों के, इनके अनुसार सामाजिक तथ्य स्वयं व्यक्तियों के अनुभव, स्वयं व्यक्तियों के अनुभव से निर्मित होता है, व्यक्तियों के अनुभव से निर्मित होता है। अर्थात समाज के अनुसार, अर्थात समाज के अनुसार व्यक्ति नहीं सोचता, अर्थात समाज के अनुसार व्यक्ति नहीं सोचता, बल्कि व्यक्ति के अनुभव के आधार पर, व्यक्ति के अनुभव के आधार पर समाज निर्मित होता है, व्यक्ति के अनुभव के आधार पर समाज निर्मित होता है। व्यक्ति ने अनुभव किया कि देखो इससे छेड़छाड़ की घटनाएं नहीं होंगी, कोई लड़का भागेगा नहीं, कोई लड़की भागेगी नहीं, इसलिए बाल विवाह ही करवा दो। उसका अपना अनुभव ऐसा बन गया, समाज को वैसा बना लिया। समझे बात को? आगे लिखिए। गार्फिंकल ने अपने विचार, गार्फिंकल ने अपने विचार में, अपने विचार में 3 बिंदुओं की, पूछता है ये, 3 बिंदुओं की विशेष चर्चा की। पहला लिखिए संदर्भिता, रेफरेंस, रेफरेंस। दूसरा चिंतनशीलता, चिंतनशीलता, मीनिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीनिंग, मतलब वो नॉर्मली बताया था ना, समाज शास्त्र में चीजों का मतलब बदल जाता है। देखिए मीनिंग, मीनिंग, चिंतनशीलता। तीसरा लिखिए टीकात्मक व्यवहार, टीकात्मक व्यवहार, टीकात्मक व्यवहार।
ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है रंजीत जी? रेफरेंस क्या होता है, एक उदाहरण में बताइएगा। संदर्भिता क्या होता है? आसान है। अरे ये क्या हुआ? प्रज्ञा बताओ, प्रज्ञा रेफरेंस क्या होता है? हाँ कोई बोल रहा है, एक कोई बोलिए, क्या होता है रेफरेंस? संदर्भिता क्या होता है? सर मेरी वो क्लास कंप्लीट नहीं है, देखी नहीं है। अरे मैं पूछ रहा हूँ रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस देखो बोर्ड पे लिखा है, सर संदर्भिता। सर रेफरेंस का मतलब हुआ है किसी के किसी कोई चीज में, मतलब कोई भी किसी के सामने, मतलब दूसरे हाँ मतलब दो आदमी है उसके, मतलब क्या होता है सर इसका मतलब समझा नहीं पा रहे, लेकिन समझ रहे रेफरेंस का मीनिंग। देखो बोर्ड पे क्या लिखा है, गोली। क्या गोली, होता है हाँ गोली? क्या होता है गोली? सर यहाँ मत वही देखो, ना। सिर्फ यहाँ। ये सर क्या होता है गोली मेडिसिन। बताओ? हाँ मेडिसिन। और एक गोली और होती है ये जो क्या? राइफल में होती है, बुलेट। हाँ ये खेली हो कभी? अब नो तो नहीं सर खेलते गांव कभी में। नहीं खेले, खेली नहीं क्या हो बोलते लेकिन हैं देखे इसको? हैं। गुल्ली। क्या बोलते हैं इसको? हाँ और गुल्ली गुल्ली कहते बोलते हैं हैं। हमको हाँ और गोली भी उसको कहते हैं कंचा इसको। भी तो ठीक बोलते है, हैं, हाँ। हाँ कंचा बोलते हैं। अगर मैं कहूं गोली तो क्या समझोगी? लेकिन अगर सर मैं गोली का कहूं मतलब तो मेडिसिन। कुछ भी मतलब हो सकता है। इसलिए वही कह रहे हैं हैरोल्ड गारफिंकल कि किस संदर्भ में कहा जा रहा है। अगर मैं कहूं कि उसने गोली खा, रात को खाना खाने के बाद गोली खा लिया, तो क्या समझोगी? ये कर लिया। अगर मैंने कहूं उसे ना 2 गोली लगी और वो मर गया, तो उसका मतलब ये होगा। और फिर बोलो बचपन की याद आ गई तो ये एक बार जाकर खेल लिया, तो उसका मतलब क्या हुआ? कंचा खेल लिया। कहने का मतलब यही कह रहे हैं कि कोई भी चीज किस संदर्भ में कहा जा रहा है ये बहुत जरूरी है। सिर्फ वो चीज बोल देने से नहीं होगा, संदर्भ जरूरी है। समझे बात को? लिखो, बहुत आसान था। गारफिंकल मानते हैं कि, पूछेगा हाँ, वो मैं तो बताया नहीं मेन चीज, मीनिंग। और तीसरा है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, तो मैंने नहीं लिखा क्या? उसका हिंदी होता है टीकात्मक व्यवहार। तो ये एक, ये दो, और तीसरा है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट समझाता हूं ये दोनों। इसका लिख लो टीकात्मक व्यवहार। तो पूछेगा कि उनके द्वारा 3 बिंदुओं की विशेष चर्चा में एक कोई और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ये तीनों देगा और एक कोई और ऑप्शन दे देगा। पूछेगा बस इतना ही, कौन सा इसमें से नहीं है। तो जो भी इसके अलावा कुछ भी डाल देगा, एक्सपेरिमेंट डाल देगा, कुछ भी सोसाइटी डाल, कुछ भी डाल देगा वो। ठीक है, तो लाइफ एक्सपीरियंस डाल देगा कि जीवन अनुभव। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख देगा एक्सपीरियंस, तो तुमको लगेगा अरे हाँ हैरोल्ड गारफिंकल तो अनुभवों की बहुत बात करते हैं, तो एक्सपीरियंस तो होगा ही, मीनिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग याद रखिए, लेकिन मैं तो इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए गारफिंकल मानते हैं कि अगर व्यक्ति कोई बात कह रहा है, अगर व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसे संदर्भ तो उसे संदर्भ को समझे बिना, तो उसके या उसे संदर्भ को समझे बिना उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझा जा सकता। तो उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझा जा सकता। ठीक है, ये लिखिएगा तो लिख लीजिए, याद रहेगा बाद में। नहीं लिखिएगा एग्जाम्पल तो ठीक है, लेकिन लिख लीजिए। कितना कॉन्सेप्ट है, अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो फिर चीज आसान हो जाता है। नहीं तो फिर रखते रहिए कि उसे संदर्भ को समझे बिना उसका वास्तविक अर्थ नहीं
समझा जा सकता। लगेगा अरे क्या है, रटिएगा भूल जाइएगा। आगे लिखिए, व्यक्ति ने गोली शब्द का प्रयोग, व्यक्ति ने गोली शब्द का प्रयोग किया, व्यक्ति ने गोली शब्द का प्रयोग किया, कॉमा दीजिए, परंतु किस संदर्भ में किया, परंतु किस संदर्भ में किया, ये जानना आवश्यक है, ये जानना आवश्यक है, जिसे गारफिंकल संदर्भिता कहते हैं। कभी कभी आप लोग बात करते हैं तो कहते हैं अरे तुम मेरा मतलब नहीं समझे, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। ऐसा होता है कभी, अरे तुम समझे नहीं, मेरा मतलब वो था। होता है कभी ऐसा? हैंड रेज कीजिए। हाँ, वही है संदर्भिता। ठीक है, कि तुम समझे नहीं, मैं वो कहना चाह रहा था, तुम गुस्सा हो गए बेवजह। ठीक है, चलिए सेकंड लिखिए, चिंतनशीलता, चिंतनशीलता। क्या होता है चिंतनशीलता? विजेंद्र बताओ क्या होता है चिंतनशीलता? किसी भी चीज के बारे में चिंतन करना। नहीं यार, देखो यही ना गलती हो जाता है, तुम आम सोचते। देखो समाज में, और देखो हम क्या पढ़ा रहे हैं, अनुभव के आधार पे, समाज का अनुभव, तो व्यक्ति से रिलेटेड कुछ होगा ही नहीं। देखो क्योंकि चिंतन चीज हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है तुम्हारे दिमाग में वही आएगा कि जब आदमी सोचता है, चिंतन करता है, पहला ऑप्शन वही देता है जानबूझ के, कि जो पढ़ा नहीं है तो पहला ऑप्शन मारेगा। ठीक है, और आपको लगेगा हमने तो सही मार दिया। देखो मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं गार्फिंकल को पढ़ा रहा हूँ, समाज के बारे में पढ़ा रहा हूँ, समाज के अनुभवों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो व्यक्तिगत तो मैंने कुछ बात किया ही नहीं। बाल विवाह कोई व्यक्तिगत चीज थोड़ी है, कोई एक आदमी थोड़ी करता है, समाज में होता है, तो इसलिए वो रिलेटेड समाज से ही होगा। इसलिए पहला ऑप्शन वही देगा जो तुम बोल रहे हो, लेकिन वो नहीं होता है। लिखो फिर समझाता हूँ। किसी समाज में, चिंतनशीलता के नीचे लिखो, किसी समाज में अच्छा मैं पूछता हूँ फिर उसके बाद ये समझाऊंगा। आप लोग कोई एक, विजेंद्र तुम ही बताओ, मैं एक सवाल पूछता हूँ, हैंड भी रेज है, कि जिस समाज में, गांव में रहते हो, आसपास में कोई ऐसा चीज है जिस पर अक्सर बात होता रहता है तुम्हारे घर में, कि अक्सर उसी चीज पर बात होता है? बोलो। ध्यान नहीं है पर। नहीं, घर में मैं कुछ समाज शास्त्र से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मेरा सवाल ये है कि तुम्हारे घर में, आसपास में लोग अक्सर किन बिंदुओं पे बात करते रहते हैं? राजनीति, जी जी, राजनीतिक का। शादी ब्याह। जी मैं जहाँ रहता हूँ वहां अक्सर, उसका शादी देखो लग गया, उसका शादी टूट गया, उसका शादी इसके बुआ के मौसी के लड़के से हुआ, इस चीज पे ज्यादा जी बात होता है ना। जी और चुनाव में कौन जीता। देखिए बड़े शहर में, जब पुणे में रहता था आज से 15 17 18 बरस पहले, तो मैं वहां एक लड़के से पूछा एक दिन कि यहाँ का एमएलए कौन है, मतलब जहां मेरा कॉलेज था, तो बोला एमएलए पता नहीं कौन है। और मैं बहुत लोगों से, वहां के लोगों से पूछा मैं कि यहाँ का एमएलए कौन है, ऐसे ही पूछ देता था मैं, तो पता नहीं कौन जीता है, मालूम नहीं कौन है। बोले यार कैसा लड़का है, मेरे साथ पढ़ता है, यहाँ किसी से पूछे तो फट से बताएगा कि हमारा ये एमपी है हमारे। वहां मैं किसी लड़के से पूछ रही, उसको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं था। वहां के लोग कभी राजनीति के बारे में बात ही नहीं करते थे, हमेशा कंप्यूटर, अमेरिका, लंदन, यही सब पढ़ाई लिखाई, इस सब चीजों की बातें करते थे। लेकिन अपने समाज में क्या है, राजनीति, ये मुखिया है, ये सरपंच है, ये भी चुनाव लड़ रहा है, फिर शादी ब्याह की बात है, उसका शादी लग गया, इसका। यही है कि समाज किस चीजों में चिंतन या बातचीत करता रहता है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन के अकाउंट पे। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द समाज घूमता रहता है। देखिएगा लड़की लोग को अक्सर कहा जाएगा, अब तो कहा जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन कहेगा खाना बनाने सीख लो, नहीं तो क्या नहीं होगी, खाना बनाने सीख लो, नहीं तो क्या नहीं होगी प्रज्ञा? सर शादी नहीं होगी। हाँ, तो समाज शादी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, खाना बनाने सीख लो, नहीं तो शादी के बाद सास ताना मारेगी। ठीक है,
और मैं देखता हूँ सोमवार को, देखिए सोमवारी कितना मनता है। लड़की लोग को देख रहा हूँ, 17-18 साल की लड़की, वो कहाँ जा रही है सुबह सुबह। मेरा ड्राइवर एक दिन बोला, क्या जा रहे, सोमवारी है ना, सब सोमवारी करती है। बोले, अरे बाप रे बाप, सब सोमवारी है। समाज किन चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक है, वही है चिंतनशीलता। देखिए अब किसी समाज में जब व्यक्ति, सॉरी, जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन बातचीत करते हैं, किसी समाज में जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन बातचीत करते हैं, इसके लिखने को मीनिंग या चिंतनशीलता, लिखिए चिंतन, मीनिंग या अकाउंट्स कहते हैं, एक ही चीज है। लिख लीजिए, चिंतनशीलता, मीनिंग, अकाउंट, ये सब समाजशास्त्र में एक ही चीज है। उसे मीनिंग या अकाउंट कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चिंतनशीलता भी। देखिए इससे पता चलता है कि समाज किन बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता है। लिख लीजिए, उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं, लिख लीजिए बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में। शहर में थोड़ा बात अलग हो जाता है। लिख लीजिए बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रों के संदर्भ में दिन भर शादी की बातें होती है। सब एग्जाम्पल लिख लीजिए, नहीं पढ़ोगे तो शादी नहीं होगा, याद रहेगा आप लोगों को, नहीं पढ़ोगे तो शादी नहीं होगा। खाना बनाने सीख लो, नहीं तो तुमसे शादी कौन करेगा, ठीक है। पूजा पाठ करो तब शादी होगा। लिख लीजिए, ये सब लाइन लिख लीजिए। इस तरह की जो बातें अगर आपने सुना है शादी से रिलेटेड, कि कोई अगर आपको कुछ कहता है तो वो भी लिख लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए, इससे प्रतीत होता है कि शादी इन समाजों की प्रमुख विषय। जब आप लोग कल को रिसर्च करेंगे, कोई टॉपिक लेंगे, गांव में खासकर रिसर्च करेंगे, तो शादी के बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रमुख चीज है ना। कोई भी रिलेशन, कोई भी चीज पे शोध कर रहे हो, तो उसका प्रभाव शादी पे जरूर देखिएगा, तो कल को रिसर्च कीजिएगा। इसलिए इन्होंने लिखा है, इससे प्रतीत होता है कि शादी इन समाजों की प्रमुख विषय वस्तु है। तो रिसर्चर के लिए इस दृष्टि से भी आप इसको समझ सकते हैं। तीसरा लिखिए, टीकात्मक व्यवहार। टीकात्मक, रंजीत जी बताइए, अगर मैं आपको आपके घर जाऊं और आपको कहूं कि चाय वाय पिलाओ, क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं आपसे कहूं चाय वाय पिलाओ, अर्थ है जो सर का अधिकार। आवाज कट गया, लेकिन कुछ बोलते तो मैं भी सुनता। चलो, मैं सुन नहीं पाया तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ये वाय क्या है? चाय वाय, भूख ऊख लगा है, भूख ऊख लगा है, कुछ खा वा लिया जाए। खा वा लिया जाए का क्या मतलब है? चाय वाय ले आओ का क्या मतलब है? मतलब चाय के साथ कुछ और भी ले आओ। यही है टीकात्मक व्यवहार। ये कल मैं लिखा दूंगा इसको, ठीक है, समझाने के लिए समझा दिया। जो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है ना, यही है टीकात्मक व्यवहार। किसी के साथ कोई चीज जुड़ जाता है, जैसे चाय वाय ले आओ, ठीक है। हाँ पूछो, कुछ पूछ रही हो प्रज्ञा? हाँ, हैंड रेज करो, हैंड रेज कियो, बोलो। आवाज ब्रेक डाउन हो रही है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ मेरे में हो रहा है या सब में हो रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे क्लियर एकदम से ब्रेक डाउन हुए जा रही है आवाज।
ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? मीनिंग तक समझ में आ गया था, मीनिंग तक लिख लिया था? सर एक चीज और पूछना था। हाँ पूछो। जो रिकॉर्डेड क्लास है उसमें तो आवाज ब्रेकडाउन नहीं होगी ना? अरे तो ब्रेक डाउन होगा तो क्या फिर से पढ़ा देंगे? बोलना ये चीज सर सुनाई नहीं दिया तो बता देंगे, बता दिया। ठीक है सर, क्योंकि ना तभी से सुनाई नहीं दे रहा है, बताना कुछ सर, सुनाई दे रहा है, कट रहा है। पता नहीं, मुझे फिर लगा सिर्फ मुझे ही मेरे में ब्रेक, हो रहा है। मुझे लगा अगर सिर्फ मेरे मेरे में हो रिकॉर्डिंग में रहा है। कहीं, अरे अगर मेरे रिकॉर्डिंग बीच में बीच कहीं में ब्रेक रुकता हो है। जाए, ठीक है, कहीं अगर रुका है तो हम फिर से बता देंगे उसको। ठीक है, आप हमको मैसेज कर दीजिएगा या इसी क्लास में बोल दीजिएगा उसको, फिर से पढ़ा देंगे, इसमें क्या है। सुनिए, ओके सर, मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्डेड क्लास ठीक है, देखने के तो बाद ये बताएंगे। टीकात्मक व्यवहार, ये टीकात्मक व्यवहार बोला है, कुछ समझ में आया ये प्रज्ञा? नो सर, टीकात्मक फिर से व्यवहार समझ में? बताइए। मैं अगर कहा कि किसी के घर जाऊं और मैं कहूं कि चाय वाय पिला दो, मेहमान आए हैं चाय वाय लेके आओ, तो वाय क्या है? आवाज नहीं आ रहा है, चलिए। हाँ, सर वो चाय वाई के साथ वो टीकात्मक व्यवहार हुआ। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं तुमको अगर कोई कहे कि चाय वाय लेके आओ का क्या मतलब होता है? मतलब चाय के साथ कुछ और भी लेके आओ, बिस्कुट लेके आओ। अच्छा अच्छा। तो वही कह रहा हूँ कि कोई अगर इस तरह का शब्द जब जोड़ दिया जाता है, अरे भूख भूख लगा है, पढ़ना उड़ना है, उड़ना क्या है ये, ऊख क्या है ये, तो वही कहे कि चाय वाय जाओ, चाय वाय लेके आओ, कहते हैं ना कभी। मतलब चाय तो लाओ ही, चाय के साथ कुछ और भी लाओ, इसी को कहते हैं टीकात्मक व्यवहार, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। इसी तरह का एग्जाम्पल जो है, कोई शब्द के साथ कोई चीज जोड़ दिया जाता है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो उस शब्द के साथ जुड़ जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है। ये एग्जाम्पल दे देगा और ऑप्शन में रहेगा मीनिंग, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, संदर्भिता, रेफरेंस। तो आपको मारना है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, समझे? जब शब्द का अपना कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो उसका मतलब कुछ हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं चाय वाय लेके आओ, मतलब चाय लेके आओ, थोड़ा बिस्कुट भुजिया वगैरह भी लेके आओ, कहने का यही मतलब है। ठीक है, हैंड रेज कीजिए अगर आप लोग समझ गए हैं, तो कल लिखवा दूंगा मैं। चलो, प्रज्ञा समझ गई, विजेंद्र, विजेंद्र भी समझ जी गया। समझ गए। हाँ, चलिए ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। जी गुड शुभ नाइट सर। रात्रि।